लिए आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम मैथ्यू आर्नोल्ड का काव्य संबंधी जो चिंतन है और आलोचना संबंधी जो चिंतन है, उन दोनों पर बहुत तसल्ली से बात करने की कोशिश करेंगे और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि काव्य और आलोचना संबंधी जो चिंतन है मैथ्यू आर्नोल्ड का, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और क्यों काव्य और आलोचना संबंधी जो उनका चिंतन है उसके प्रखर होने में या उसके आने में वे कौन से कारक रहे हैं, वे कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। थोड़ा सा परिचय मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1888 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और ब्रिटेन के बहुत महानतम कवियों में से इनका एक प्रमुख स्थान है मैथ्यू आर्नोल्ड का, ठीक है। और कवि होने के साथ साथ ये अंग्रेजी के प्रोफेसर भी थे। 1857 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन इन्होंने किया, पढ़ाया प्रोफेसर के रूप में, और एक बड़े आलोचक के रूप में भी इनकी प्रतिष्ठा थी, इनकी पहचान थी। या यूं कहें आप कि यहां तक माना जाता है कि आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का आरंभ करने का श्रेय भी किसको जाता है? मैथ्यू आर्नोल्ड को जाता है, ठीक है। स्वयं कवि होने के कारण आर्नोल्ड कविता की बारीकियों के बारे में जानते थे, कविता की सूक्ष्मता के बारे में जानते थे। एक कवि के भीतर कविता कैसे पैदा होती है, उसके क्या कारण होते हैं, उसकी जो निजी अनुभूतियां थी उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी थी। इस कारण उन्होंने अपना जो काव्य विषयक चिंतन था, काव्य के संबंध में जो उनकी मान्यताएं, इसको निरंतर उन्होंने विस्तार दिया। कवि के साथ साथ कविता का अध्यापक होना, ठीक है ना, इस बात से भी उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में, उनके चिंतन में तमाम तरह के विस्तार और बारीकियां देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। जहां तक आप आर्नोल्ड के किसी स्वतंत्र ग्रंथ के बारे में आप बात करें तो कॉलरिज की तरह या अरस्तू की तरह उन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन अपने भाषणों में या पत्र पत्रिकाओं में कविता संबंधी उनके जो चिंतन थे, उनके जो लेख थे, वे लेख इतने अधिक महत्वपूर्ण हुए कि आगे चलकर उन्होंने एक आलोचना की स्वायत्तता या आलोचना की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप ये कह सकते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड का कोई स्वतंत्र ग्रंथ आलोचना को लेकर देखने में नहीं आता है। अब हम इनकी काव्य संबंधी चिंतन, चूंकि काव्य संबंधी इनके चिंतन को समझने के बाद ही हम इनके आलोचनात्मक मूल्य पे बात कर सकते हैं, तो मैथ्यू आर्नोल्ड के काव्य संबंधी चिंतन और आलोचना संबंधी चिंतन पे बात करने से पहले हमें उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा जानना होगा जिन परिस्थितियों के बरक्स इनके काव्य चिंतन को बढ़ावा मिला और इन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, उस विचार के प्रस्तुतिकरण के पीछे की जो भूमिकाएं रही, उसे समझना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। आप देखें कि इनका जन्म कब हुआ है? 1822 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक बहुत युगांतरकारी घटना हुई और आप सब उस घटना के बारे में जानते हैं। उस घटना का नाम है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बारे में आप सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। हालांकि सामान्यतया, मैं चूंकि विषय पे आना है तो मैं अभी उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि विषय हमारा खुल सकेगा। औद्योगिक क्रांति के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन की एक ऐसी क्रांति थी जिसमें हाथ से जो सामान बनते थे उसके स्थान पर अब मशीनों से और कल कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े स्तर पे सामान बनने लगे। यानी कि उत्पादन में बहुत तीव्रता आ गई। यानी कि जो काम हाथ से होते थे वे काम हाथ की जगह अब मशीनों से होने लगे। और आप यह भी जानते हैं कि ब्रिटेन जो था उसका कब्जा दुनिया के कई सारे देशों पर था, तो वहां से वो क्या करते थे? कच्चा माल, रॉ मटेरियल लाते थे और अपने यहाँ के कारखानों में बड़े स्तर पे उसका उत्पादन करते थे। इससे क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिलने लगा, बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार मिलने लगा और लोगों का जीवन स्तर जो था उसमें सुधार आने लगा। लेकिन यह तो एक औद्योगिक क्रांति की बात होगी, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति ने आश्चर्यजनक रूप से विज्ञान और मशीन के महत्व को पूरी दुनिया के सामने क्या किया? स्थापित किया। विज्ञान के महत्व को लेकर के चमत्कारिक था ना भाई, चमत्कार तो है ही विज्ञान, ठीक है। गर्मी लग रही है, पंखा चला दो, हवा लग गई, गर्मी खत्म, एसी ऑन कर दीजिए, गर्मी खत्म। तो ये सारे आविष्कार किसके हैं? विज्ञान के हैं। तो विज्ञान को अकल्पनीय रूप से महत्व स्थापित हुआ औद्योगिक क्रांति के दौरान। जो विज्ञान को महत्व मिला,
इस कारण से धर्म और कविता को कहीं ना कहीं पीछे समझा जाने लगा, या एक मान्यता विकसित होने लगी कि धर्म से अंधविश्वास पैदा होता है और कविता की भी अब कोई ज्यादा बात नहीं करता था, या कविता के महत्व पे भी ज्यादा अब कोई चिंतन नहीं करता था। लोग वैज्ञानिक चिंतन और आविष्कार पे ज्यादा बात करने लगे थे। क्योंकि विज्ञान के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में इतना आश्चर्यजनक रूप से बदलाव लाया कि जैसे कि भावुकता कुंठित होने लगी, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप अब इसका परिणाम यह हुआ कि काव्य के प्रति अब लोगों का आकर्षण लगभग कम होने लगा या धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चारों तरफ यह कोलाहल सुनाई पड़ने लगा कि काव्य का युग क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बड़े आलोचक विद्वान हुए थॉमस लव पीकॉक ने काव्य की निष्प्रयोजनीयता, यानी कि काव्य की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, काव्य की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए एक स्वतंत्र किताब भी लिख डाली कि अब के जमाने में अब काव्य की कोई जरूरत नहीं रही, ठीक है ना। इसके उत्तर में थॉमस लव पीकॉक के उस किताब के जवाब में प्रसिद्ध रोमांटिक कवि शेली ने द डिफेंस ऑफ पोएट्री नामक किताब लिखी। द डिफेंस ऑफ पोएट्री में उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, काव्य की जरूरत अभी भी है। तो आप देखें कि 19वीं सदी के आरंभ से ही काव्य और विज्ञान के महत्व पर चर्चा इंग्लैंड में आरंभ हो गई थी। जो लोग काव्य, धर्म और संस्कृति के स्थापित समर्थक थे, जो लोग कविता के समर्थक थे, धर्म के समर्थक थे, संस्कृति के समर्थक थे, या कविता, धर्म और संस्कृति के मूल्यों के पक्षधर थे, उन्होंने विज्ञान की व्याख्या, पुनर्व्याख्या का काम किया। और उसी में एक नाम आता है मैथ्यू आर्नोल्ड का, जो कि विज्ञान की पुनर्व्याख्या करते हैं और यह बताते हैं कि विज्ञान और कला या विज्ञान और कविता एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि कला या साहित्य का कोई महत्व नहीं है, कला और साहित्य का भी महत्व है। इसी के बरक्स ये जो औद्योगिक क्रांति आई और कला या साहित्य के, कविता के निष्प्रयोजनीयता पे बात होने लगी कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसी के बरक्स मैथ्यू आर्नोल्ड का काव्य चिंतन जो है वह सामने आया। क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे, ठीक है, वो काव्य, धर्म और संस्कृति में जो स्थापित मूल्य थे उनके पक्षधर थे, और इसी क्रम में वो विज्ञान का भी क्या करना चाहते थे, प्रत्याख्यान करना चाहते थे, या विज्ञान का भी उन्होंने इसी क्रम में प्रत्याख्यान प्रस्तुत किया। और इसी के बरक्स, इसी प्रक्रिया में काव्य संबंधी उनका जो चिंतन था वह भी सामने आया, और आलोचना संबंधी जो उनका चिंतन था वह भी सामने आया। आगे बात समझ में, तो पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी कि किस पृष्ठभूमि के आलोक में मैथ्यू आर्नोल्ड की काव्य संबंधी चिंतन और आलोचना संबंधी चिंतन को हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। अब एक एक करके हम काव्य संबंधी चिंतन को समझने की कोशिश करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने काव्य की विपुल संभावनाओं पर प्रकाश डाला और उनका कहा कि काव्य की संभावनाएं जो है वह असीमित है, ठीक है। वो कहते हैं कि काव्य धर्म का ही स्थान नहीं लेगा, अपितु वह विज्ञान का भी स्थान लेगा, क्योंकि कविता का प्रयोजन केवल आनंद पैदा करना नहीं है, केवल आनंद उत्पन्न करना कविता का प्रयोजन नहीं है। वो कहते थे कविता जीवन की आलोचना है। उनकी यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है मैथ्यू आर्नोल्ड की। वो कहते हैं कविता क्या है, जीवन की आलोचना है। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्थात आर्नोल्ड के अनुसार जीवन की आलोचना का अर्थ है कि जीवन में उदात्त और गंभीर विचारों का विनियोग होना चाहिए, जीवन में उदात्त और गंभीर विचारों का समावेश होना चाहिए। और किसी कवि की महत्ता इसी बात में है कि वह अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे लोगों के जीवन में सुंदरता भरता है और सुंदर विचार भरता है, और यही वह उसे इसी बात को वह जीवन की आलोचना स्वीकार करते हैं। यानी कि उनके लिए आलोचना का अर्थ उत्थान है, कविता का अर्थ उत्थान है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण है, एक मनुष्य का निर्माण है। एक बड़ी अच्छी शायरी है ना कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीद है ना, असली इल्म तो किरदार में झलकना चाहिए, कुछ इस तरह से है। तो वो कहते हैं कि कविता जो है वह मनुष्य का उन्नयन करती है,
उसको नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से उसके व्यक्तित्व का क्या करती है, विकास करती है। इसलिए कविता निष्प्रयोजनीय कभी नहीं हो सकती, कविता को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। उनका यह भी तर्क था, वो यह भी कहते हैं कि विज्ञान के अतिरिक्त कविता का मोल इस बात से भी है कि विज्ञान हमारी कोमल भावनाओं को सहला नहीं सकता, या हमारे कोमल भावनाओं के पोषण के लिए विज्ञान जरूरी नहीं है, जबकि चिंतन के लिए भी कविता की आवश्यकता है, यानी कि बुद्धि के विकास के लिए भी कविता की आवश्यकता है। कल्पना शक्ति के द्वारा भी हमारी बुद्धि विकसित होती है, और कोमल भावनाओं के विकास के लिए भी कविता की आवश्यकता होती है। आप याद करिए, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि वो उस तरह की श्रेणी में आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कहते हैं कि धर्म, कविता या साहित्य में जो स्थापित मूल्य हैं, उन मूल्यों को जनता के बीच लेके जाना चाहिए। इसीलिए व्यापक अर्थ में मैथ्यू आर्नोल्ड कविता को जीवन की आलोचना कहते हैं। आगे इस स्टेटमेंट की हम और व्याख्या करेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता ऐसी होनी चाहिए मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार, जो जीवन का आदर्शीकृत पुनर्निर्माण करे। एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है, एक आदर्श समाज कैसा हो सकता है, उसके पुनर्निर्माण में कविता जो है वह सहायक होती है। ऐसा मानना था किसका, मैथ्यू आर्नोल्ड का, ठीक है। वो कहते थे कि काव्य और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, संपूर्ण करते हैं, क्योंकि विज्ञान और धर्म का क्षेत्र सीमित है। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि विज्ञान और धर्म का क्षेत्र सीमित है। विज्ञान मनुष्य की कोमल भावनाओं को सहला पाने में या पुचकार पाने में सहायक सिद्ध नहीं होता है, उसमें वह असमर्थ होता है। इसके विपरीत जो भाव है और जो कल्पना है, उस भाव और कल्पना को प्रखर रूप देने में, सुंदर रूप प्रदान करने में कविता की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। बुद्धि पर भी कविता का प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य की बुद्धि जो होती है वह क्रियाशील हो जाती है, ठीक है। आर्नोल्ड की यह मान्यता थी कि महान काव्य में दो बातें होती हैं, दो महत्वपूर्ण बातें वो महान काव्य के लिए जरूरी मानते हैं, ठीक है। पहला वो कहते हैं कि विषय वस्तु उदात्त होना चाहिए। उदात्त तो अब आप सब समझ रहे हैं, ठीक है, यानी कि भव्य होना चाहिए, जो आपको क्या कर सके, आकर्षित कर ले, आपको सम्मोहित कर ले। तो पहली बात कहते हैं कि विषय वस्तु उदात्त होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कहते हैं कि शैली जो है वह भव्य होनी चाहिए, यानी कि उसका जो प्रस्तुतिकरण हो, जो एक्सप्रेशन हो, जो तरीका हो प्रस्तुतिकरण का विषय वस्तु का, वह भी क्या होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, ठीक है। अब एक और यहाँ पे बात आती है कि मैथ्यू आर्नोल्ड के आगमन से पहले इंग्लैंड में एक काव्य आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना। उस काव्य आंदोलन का नाम था स्पैज्मोटिक। क्या नाम था, स्पैज्मोटिक नामक काव्य आंदोलन मैथ्यू आर्नोल्ड से पहले इंग्लैंड में चल रहा था। और उस काव्य आंदोलन का मूल विषय था कि समसामयिक विषय जो है, करंट जो चल रहे हैं, उसको कविता में जगह देना, और दूसरा कि कवि के मन की जो निजी अनुभूतियां हैं उसको भी बहुत विस्तार से कविता में वर्णित करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे इस बात के विरोधी थे। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि जो समसामयिक विषय होते हैं वे कालजयी नहीं होते, एक समय के बाद उनका महत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी निजी भावुकता को या अपनी जो स्वच्छंदतावादी जो मन की जो वृत्तियां हैं उसको जो प्रस्तुत कर रहा था, तो उसमें अलंकार और अतिशय भावुकता और अतिशय भाषा का चमत्कार इत्यादि प्रयोग किया जा रहा था, तो उससे कोई महान काव्य का सृजन नहीं हो पा रहा था। मैथ्यू आर्नोल्ड इन दोनों ही बातों से असहमत होते हैं, और उनका कहना है कि जो टेम्पररी साहित्य, कंटेम्पररी जो लिटरेचर है, समसामयिक विषयों पे लिखा जाने वाला जो साहित्य है, वह कालजयी या क्लासिक साहित्य नहीं हो पाता है। और उनकी बात कुछ हद तक सच भी है। अब आप देखें कि जब देश की आजादी, भारतीय आजादी की मैं बात करूं, तो स्वतंत्रता संघर्ष की जो लड़ाई चल रही थी, तो उस समय कवि और गीतकार जो थे वो लोगों को आंदोलित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कविताएं लिखते थे ना, तो उससे लोग तो उत्साहित होते थे। लेकिन अब उस कविता का कोई बहुत अधिक मोल नहीं रह गया, सिर्फ स्मृति के लिहाज से कि उस दौरान में इस तरह की कविताएं लिखी जाती थी। तो ऐसे में मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना था कि काव्य का विषय ऐसा होना चाहिए जो स्थायी भावों में उद्वेग पैदा करे, ठीक है, और उसमें हमारी संवेदनाएं क्या हो सके, समृद्ध हो सके,
काव्य में वो स्थायित्व के पक्षधर थे, यानी कि ऐसे विषय का वर्णन होना चाहिए, ऐसे भाव का वर्णन होना चाहिए जिससे स्थायित्व आए। और स्थायित्व से मतलब है कि कभी भी किसी भी समय आप उस काव्य को, उस रचना को अगर आप पढ़ें या कोई भी पाठक पढ़े तो उससे उसकी भावनाओं का क्या हो, उन्नयन होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि अगर स्थायित्व नहीं, यानी कि विषय वस्तु अच्छी नहीं, महान नहीं है, शैली भव्य नहीं है, तो इसके अभाव में कोई भी रचना जो है वह क्लासिक रचना नहीं हो सकती या महान रचना नहीं हो सकती है, ये उनका मानना था, ठीक है ना। मैथ्यू आर्नोल्ड ने काव्य की रचना में 4 बातों पर ध्यान देने का आग्रह किया, 4 महत्वपूर्ण बातों की तरफ संकेत किया, जिसमें पहली बात थी कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण माना, कि काव्य किस विषय को आप कविता के लिए चुन रहे हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वही विषय महत्वपूर्ण होते हैं जिससे मनुष्य के जो गहन भाव है उन भावों में क्या हो, तीव्रता आ सके, उसमें एक हलचल पैदा हो सके। कहने का आप आशय समझ रहे हैं कि ऐसी कहानी, ऐसा काव्य, ऐसी फिल्म जो आपको द्वेलित करे, ठीक है ना, जो आपको झकझोर के रख दे, उसका विषय वस्तु, उसकी कहानी जो आपको झकझोर करके रख दे, इस तरह के विषय की परिकल्पना की बात वो कवियों से करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात थी कि रचना प्रक्रिया के क्रम में वो संरचनात्मक अन्विति, यानी कि क्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कि भाव, भाषा, विचार इत्यादि का जो संतुलन है, भाषा का जो संतुलन है वह किस तरह से विचार को खूबसूरती के साथ प्रकट करे, भावों का अतिरेक न होना चाहिए, संतुलित रूप से सारी चीजें आए, बनावटीपन न लगे, आडंबर न लगे। तो इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को, कि एक लेखक रचना करते समय कैसे संरचनात्मक अन्विति यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिटी और प्रोपोर्शन, अनुपात का ध्यान रख सके, हार्मोनी यानी कि सामंजस्य का ध्यान रखे, इस बात पर भी वो जोर देते थे, ठीक है ना। तीसरी बात जो थी वो कहते थे कि वर्णन की जो शैली होनी चाहिए वो भव्य होनी चाहिए, यानी कि ग्रैंड स्टाइल होनी चाहिए। और वर्णन की शैली से मतलब है कि अच्छे शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, किस तरह के भाव और विचार को प्रस्तुत करने के लिए किस तरह की खूबसूरत भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह गुण अगर कवि और साहित्यकार में नहीं है तो फिर वह जो रचना है वह महान रचना नहीं बन पाएगी, ठीक है। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो थी वो कहते थे कि काव्य प्रयोजन का, यानी कि काव्य का उद्देश्य सिर्फ आनंद पैदा करना नहीं है, रस पैदा नहीं करना नहीं है, आनंद के साथ साथ नैतिक रूप से व्यक्ति मूल्यवान बन सके, नैतिक उन्नयन हो सके व्यक्ति का, उसके अंदर नैतिक और अच्छे विचार पैदा हो सके, ये उन्होंने साहित्य या कला का या कविता का उद्देश्य माना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को वो नैतिक रूप से समृद्ध बनाने की बात पर बार बार जोर देते हैं, इसलिए वो स्वच्छंदतावाद का विरोध भी करते हैं। कहते हैं कि जो साहित्य, जो कविता व्यक्ति का उन्नयन ना कर सके, नैतिक रूप से उसको सबल ना बना सके, उसके अंदर के विकारों को निकालकर उसे एक अच्छा मनुष्य ना बना सके, ऐसी कविता का कोई मोल नहीं है। आई बात समझ में। और इसीलिए आप देखें कि अरस्तु का अनुगमन करते हुए, अरस्तु का अनुसरण करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, और अरस्तु का अनुगमन करते हुए आर्नोल्ड ने काव्य में विचारों के निरूपण के बदले कार्य व्यापार पर बल दिया। अब कार्य व्यापार शब्द की व्याख्या मैं कर चुका हूं, किस सिद्धांत के अंतर्गत, अरस्तु के किस सिद्धांत के अंतर्गत मैंने कार्य व्यापार का वर्णन किया है, त्रासदी सिद्धांत के अंतर्गत है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे वो अरस्तु का अनुसरण करते हुए, और अरस्तु का अनुसरण करते हुए काव्य में विचारों के निरूपण के बजाय वो कार्य व्यापार पर अधिक बल देते हैं, ठीक है ना। और कार्य व्यापार से आप समझ रहे हैं मानव जीवन का चित्र, मानव जीवन की जो आंतरिक खूबियां हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, उनका वर्णन इत्यादि, इस पे वो जोर देते हैं, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आर्नोल्ड कहते हैं कि जो प्राचीन यूनानी साहित्य है वह महान है। इसलिए महान है कि उसमें 3 कारण उन्होंने बताए। मैथ्यू आर्नोल्ड ने प्राचीन यूनानी साहित्य के महान होने के पहला कारण बताया कि वहां कार्य व्यापार की गंभीरता देखने को मिलती है, दूसरा कहा कि चरित्रों की उदात्तता है वहां पे, और तीसरा कहा कि स्थितियों की तीव्रता है, यानी कि जिन परिस्थितियों का जिक्र होता है वो बहुत तीव्रता से पाठक या दर्शक के मन पे अपना प्रभाव पैदा कर पाते हैं,
ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि इन 3 बातों के अभाव में कोई भी साहित्य या कोई भी कविता स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकती, यानी कि बड़ी रचना नहीं बन सकती है। आगे बस समझ में, ये उनके मुख्यतः मैथ्यू आर्नोल्ड के काव्य संबंधी विचार थे, जिसमें वो नैतिक बल पर बहुत जोर देते हैं, नैतिक बल पर बहुत आग्रह देते हैं। कहते हैं कि कविता क्या है, जीवन की आलोचना है, और कविता वही श्रेष्ठ हो सकती है जिसका विषय वस्तु महान हो, ठीक है ना, जिसकी शैली बहुत भव्य हो, जिसमें कार्य व्यापारों का वर्णन हो, जिसके चरित्र क्या हो, उदात्त हो, और जिसे पढ़ने सुनने के बाद पाठक या दर्शक का आत्मिक और मानसिक क्या हो सके, उन्नयन हो सके, उसे वो बड़ी कविता या महान कविता मानते हैं। अब इनके आलोचना संबंधी सिद्धांत को भी हम इसी क्रम में देखेंगे कि अब तो काव्य संबंधी चिंतन हमारा उनका सामने आ गया, अब आलोचना के संबंध में उनकी क्या मान्यता थी, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपको बताऊं कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे, उनके ऊपर फ्रांसीसी आलोचक सेंट बव, क्या नाम था, सेंट बव का बहुत गहरा प्रभाव था। एक बड़े महान फ्रांसीसी आलोचक हुए सेंट बव। सेंट बव का मैथ्यू आर्नोल्ड पे बहुत गहरा प्रभाव था। सेंट बव की जो मान्यता थी, उस मान्यता से मैथ्यू आर्नोल्ड पूरी तरह से प्रभावित थे। और वह मान्यता क्या थी, वह मान्यता थी कि किसी भी कृति का जो मूल्यांकन है, किसी भी रचनाकार की रचना का जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन को करने से पहले रचनाकार के जीवन के बारे में हमें जानना चाहिए। उनका कहना था कि रचनाकार का जीवन और उसका व्यक्तित्व जो होता है, वह उसकी रचना में क्या होता है, प्रस्फुटित होता है। उसके सोचने की प्रक्रिया क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसका जीवन क्या है। तो कहते हैं सेंट बव, और उसी मान्यता को मैथ्यू आर्नोल्ड प्रस्फुटित करते हुए, प्रस्तावित करते हुए कहते हैं कि किसी कवि या कवि के परिवेश को अलग रखकर रचना का मूल्यांकन संभव नहीं है, ठीक है ना। किसी साहित्यिक कृति में उस कृति का जो कृतिकार है, जो साहित्यकार है, उसके व्यक्तित्व की छाया होती है, उसके व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव होता है, ठीक है ना। अतः कवि के जीवन को जाने बगैर कृति की समुचित आलोचना संभव नहीं है। आगे चलकर इस विचार का खंडन टी.एस. इलियट ने किया, जो हम आगे की क्लास में समझेंगे। और टी.एस. इलियट कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है, ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि कवि के जीवन को जानना जरूरी है उसकी रचना को जानने के लिए या उसकी रचना का समुचित मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है ना। आलोचक का ध्यान कृति पर होना चाहिए, ये बात टी.एस. इलियट कहते हैं। इस विचार से वो अपना मत अलग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड का यह मानना था, वो इस बात से सहमत थे कि कृति पर विचार करने से पहले हमें जो रचनाकार है उसके जीवन के बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात आलोचना के संबंध में जो मान्यता है मैथ्यू आर्नोल्ड की, वो ये है कि वो कहते हैं आलोचना जो है वह संसार में जो भी उत्तम ज्ञान है, जो उत्तम ज्ञान है, उस जो उत्तम चिंतन है, उस उत्तम ज्ञान और उत्तम चिंतन के प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है, आलोचना है। यानी कि संसार में जो भी उत्तम ज्ञान और चिंतन है, आलोचना के माध्यम से उस उत्तम ज्ञान और चिंतन का प्रचार प्रसार होता है, और आलोचना के माध्यम से ताजे और सच्चे विचार जो होते हैं वह लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि आलोचना के माध्यम से ताजे और सच्चे विचारों का प्रस्फुटन लोगों के सामने होता है, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड आगे कहते हैं कि संस्कृति और आलोचना दोनों को समान मानते हैं, और कहते हैं कि संस्कृति पूर्णता का द्योतक है, पूर्ण सत्य का द्योतक है संस्कृति, और आलोचना उसके समानांतर है, ठीक है ना। संस्कृति पूर्णता का दूसरा नाम है, और काव्य जो है वह संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवयव है। कविता जो है वो संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, और संस्कृति पूर्णता का दूसरा नाम है। यानी कि पूर्णता को वो देखते हैं, संस्कृति में पूर्णता को वो देखते हैं, इसलिए अब वो संस्कृति और काव्य में भी एक गहरा संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, या बताते हैं कि काव्य और संस्कृति में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। वे इस विषय के ऊपर, जो काव्य और संस्कृति का नामक उनका जो विषय है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है कल्चर एंड एनार्की। क्या नाम है उसका, कल्चर एंड एनार्की नामक लेख में इस विषय पे अपनी वो बात रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देखें कि
आर्नोल्ड जो है वो काव्य में स्वच्छंदतावाद के विरोधी हैं और नैतिक मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं। क्योंकि किसी भी संस्कृति को आप देखें, जो महानतम संस्कृतियां हुई हैं, उस महानतम संस्कृति का ध्येय क्या है? व्यक्ति का उन्नयन करना, उसका विकास करना। तभी तो हम कहते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हुए हम कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति महान है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व ही क्या है? परिवार है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि यह अपना है वह पराया है, ऐसी बातें छोटे लोग करते हैं। संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है और यह भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि संस्कृति जो है वह पूर्णता का द्योतक है और काव्य जो है वह संस्कृति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए काव्य और संस्कृति के बीच कोई भेद नहीं है। इसलिए भी वो बार बार रोमांटिसिज्म का विरोध कर रहे हैं कि आप निजी अनुभूतियों को कविता में प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई नैतिक आदर्श नहीं है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है, आपकी निजी अनुभूति किसी व्यक्ति के भीतर मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक शक्ति का संचार न कर पा रही है, आप किसी के भीतर की दुनिया को अगर खूबसूरत नहीं बना पा रही है, तो उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड नैतिकता के बहुत आग्रही थे, नैतिक मूल्यों पे बहुत जोर देते थे। कहते थे कि अगर नैतिकता काव्य में नहीं है तो फिर वो काव्य भी उचित नहीं है, फिर वो काव्य उसे नहीं मानते थे। ठीक है। साथ ही साथ मैथ्यू आर्नोल्ड आलोचना और कविता दोनों में सरलता, सहजता और स्वाभाविकता आदि गुणों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि कविता और आलोचना में ये गुण होने चाहिए ताकि वह जनता या पाठक के भीतर भी सरलता और स्वाभाविकता क्या कर सके? पैदा कर सके। आप देखें कि उनकी पहली ही लाइन है कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कविता जीवन की आलोचना है। यानी कि जीवन की आलोचना से मतलब जीवन की व्याख्या, आदर्श व्याख्या, ऐसी व्याख्या कि जीवन ऊंचा कैसे उठ सके, व्यक्ति ऊपर कैसे उठ सके, उसके भीतर के मनोविकार दूर कैसे हो सके और वह एक सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ मनुष्य में कैसे तब्दील हो सके। ये काम है कविता का और यही काम है आलोचना का। आगे बात समझ में? इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड की जो क्रिटिसिज्म है या कविता संबंधी जो उनकी धारणाएं हैं, उसके केंद्र में क्या है? मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन को केंद्र में रखने के वो पक्षधर हैं। इसीलिए बार बार नैतिक मूल्यों की भी बात करते हैं ताकि उन नैतिक मूल्यों के बरक्स वह जीवन क्या हो सके? क्या हो सके? ऊपर उठ सके, ऊंचा उठ सके। जीवन ऊपर उठने का मतलब ऊपर उठना नहीं, ठीक है? किस तरह से ऊपर उठना बताइए? आत्मिक विकास, चिंतन का विकास हो सके, बौद्धिक विकास हो सके, संवेदना के स्तर पे उसका विकास सुनिश्चित हो सके। ये उनका संबंध था कि कविता जीवन की आलोचना है। आई बात समझ में? मैथ्यू आर्नोल्ड ने आलोचना के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। ठीक है। ऐतिहासिक आलोचना, जिसे आप हिस्टोरिकल कहते हैं, व्यक्तिगत आलोचना जिसे कि आप पर्सनल क्रिटिसिज्म कहते हैं, और तीसरी जो महत्वपूर्ण आलोचना वो बताते हैं वो है रियल, यानी कि वास्तविक आलोचना, जिसे कि आप अंग्रेजी में रियल क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो पहली जो 2 आलोचना है, ऐतिहासिक आलोचना और व्यक्तिगत आलोचना, उसे वो आलोचना मानते ही नहीं है, उसका वो खंडन कर देते हैं, कहते हैं कि इससे ये सही आलोचना नहीं है। सही आलोचना वो किसे मानते हैं? वास्तविक आलोचना को, जिसे वो रियल क्रिटिसिज्म कहते हैं। और आलोचना संबंधी उनके जो मूल्य हैं, उनके जो दर्शन हैं, उन दर्शन का जब आप विश्लेषण करते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि वास्तविक आलोचना से उनका तात्पर्य क्या था या वास्तविक आलोचना से वो क्या प्रतिपादित करना चाहते थे। ठीक है ना। वास्तविक आलोचना से उनका संबंध था कि काव्य सौंदर्य और काव्य सत्य के निर्धारित नियमों की सीमा में उसे जीवन की आलोचना होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि काव्य में जो सत्य है, काव्य में जो सौंदर्य है, उसकी जब आलोचना हो तो वो आलोचना इस तरह से हो, इस तरह से उसका विश्लेषण हो, विवरण हो, प्रस्तुतिकरण हो कि वह काव्य में उत्पन्न जो सौंदर्य है या काव्य में उत्पन्न जो सत्य है वह जीवन को स्पर्श कर सके, जीवन को छू सके, सीधे जीवन को छू सके। आप और जीवन को छूने का मतलब यह है कि प्रभाव उत्पन्न करना। और आप देखें कि नैतिकता के बार बार आग्रही है, ठीक है ना, बार बार नैतिक मूल्यों की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एथिक्स की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उसका विश्लेषण, उसकी आलोचना ऐसी होनी चाहिए कि पाठक या श्रोता
के जीवन को वह स्पर्श कर सके और उसके जीवन में जो नैतिक मूल्य हैं, जो सौंदर्य काव्य में वर्णित हुआ है, जो सत्य काव्य में वर्णित हुआ है, उसका विश्लेषण इतने शानदार तरीके से हो, उसकी आलोचना इतने शानदार तरीके से हो कि वह पाठक या श्रोता के जीवन का हिस्सा बन सके, यानी कि जीवन ऊपर उठ सके। बार बार वही बात, काव्य जीवन की आलोचना है और आलोचना से मतलब उन्नयन से है, ऊपर उठाने से है। वो कहते हैं कि आलोचना में वह क्षमता होनी चाहिए कि संसार में जो भी उत्तम ज्ञान है या सर्वोच्च ज्ञान है और जो सर्वोच्च विचार उपलब्ध है, उसके आलोक में ताजे विचार उत्पन्न हो सकें। अर्थात कि जो सर्वोत्तम ज्ञान है उसके प्रकाश में और नए नए विचार उत्पन्न हो सके और वो विचार मनुष्य के जीवन को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। ऐसी मान्यता है उनकी आलोचना के संबंध में, ठीक है ना। वो कहते हैं कि यदि आलोचना कुछ सीखने, सिखाने और विचार करने की ताकत अगर पैदा नहीं कर सके तो आलोचना अपने लक्ष्य से क्या होती है, भटक जाती है, उसे सच्ची आलोचना नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। और वो नैतिकता के तो प्रबल आग्रही थे ही काव्य में, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं, ठीक है ना। उनका यहां तक कहना था कि नैतिक विचारों से हीन, ठीक है ना, अगर कोई काव्य है तो फिर वह जीवन का विद्रोही काव्य है। अगर किसी काव्य में नैतिक मूल्य नहीं है तो वह जीवन के लिए विद्रोही काव्य है, जीवन के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। और नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य। अब आप देखें कि वो नैतिक विचारों को कितना वैल्यू करते थे और क्यों करते थे नैतिक विचारों को वैल्यू। आप देखें कि जब औद्योगिक क्रांति आई और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा, सुविधा भोगी जब जीवन होने लगा, ठीक है ना, तो लोग बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने लगे जो एक स्वस्थ या सुंदर समाज के निर्माण में जिन चीजों की बड़ी भूमिका होती थी, उस भूमिका को लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के वो बार बार नैतिकता के आग्रही दिखाई देते हैं, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो दो प्रकार के लेखक मानते हैं कि दो प्रकार के लेखक होते थे, ठीक है। और दो प्रकार के लेखक होने से मतलब दो प्रकार की आलोचना वो करते थे। पहला उन्होंने कहा प्रतिभा संपन्न लेखक और दूसरा उन्होंने कहा योग्यता संपन्न लेखक। तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा संपन्न जो लेखक होगा वह, उसकी जो आलोचना होगी वह देश काल और परिस्थितियों का अतिक्रमण कर देगी, वो सर्वत्र एक जैसा भाव उत्पन्न करने में सहायक होगी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, अब श्रीमद् भगवत गीता आप में जो मूल्य है, जो तत्व है, वह देश काल की परिस्थिति को हटा दीजिए, वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, जन्म जन्मांतरों तक उसका महत्व क्या रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। तो प्रतिभा संपन्न आलोचक जो होता है, उनका कहना था प्रतिभा संपन्न लेखकों की जो आलोचना होती है वो मानव जीवन को स्थायी रूप से स्वीकार्य होती है। और श्रीमद् भगवत गीता अब स्थायी रूप से स्वीकार्य है, उसके महत्व को कभी कम नहीं आंका जा सकता है, वक्त के साथ उसका महत्व बढ़ता ही जाएगा, कम कभी नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा योग्यता संपन्न लेखक। योग्यता संपन्न लेखकों की जो आलोचना होती है वह देश काल और परिस्थिति के दायरे में सीमित हो जाती है, तो एक खास समय तक ही उसका महत्व रह पाता है और ऐसी जो आलोचना होती है वो बहुत स्थायी नहीं होती है। योग्यता संपन्न लोगों की जो आलोचना होती है वो अस्थायी होती है क्योंकि वह देश काल और परिस्थितियों की सीमा में बंधी होती है। तो उन्होंने कहा कि जो महान आलोचना होती है वह महान आलोचना क्या करती है, देश काल और परिस्थितियों की सीमा का क्या कर देती है, अतिक्रमण कर देती है, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखें कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे, उनके जो आलोचना संबंधी जो चिंतन है उसके अगर आप किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचने की बात करें तो हम ये पाएंगे कि उनकी जो आलोचना है वह केवल काव्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सीमा का विस्तार संस्कृति, धर्म, शिक्षा आदि तक भी है। काव्य को जीवन की आलोचना कहने का उनका जो तात्पर्य है, ठीक है ना, उससे उनका मतलब जीवन को समग्रता में देखना है और कैसे जीवन का उन्नयन हो सकेगा, जीवन का कैसे विकास हो सकेगा, यह उनके चिंतन का मूल आधार था। यानी कि जीवन का के किसी भी पक्ष की वो उपेक्षा करना नहीं चाहते थे, जीवन के किसी भी पक्ष को इग्नोर करना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। अब सवाल है कि अगर काव्य जीवन सापेक्ष है तो आप आलोचना भी जीवन के सापेक्ष ही होगी, आप आलोचना जीवन से इतर नहीं हो सकती है। आई बात समझ में, क्योंकि वो पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। काव्य को जीवन की जब वो आलोचना मानते हैं तो ऐसा थोड़े है कि आलोचना उससे पृथक है, वह आलोचना को भी जीवन से जोड़ करके देखते हैं। स्वभावतः आलोचना को उन्होंने बृहत्तर परिस्थिति में जोड़ करके देखा,
जब वो ये कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन सिर्फ आनंद पैदा करना नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से लोगों को सबल बनाना है, जागरूक करना है, ठीक है ना, और उनके जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाना है। ऐसे में आलोचना पे भी यही मानदंड स्थापित होते हैं कि स्वस्थ आलोचना जो होती है वह मानव जीवन को स्वस्थ करती है, उसको समृद्ध बनाती है, उसके जीवन का उन्नयन करती है, विकास करती है। और जब आलोचक किसी कविता या साहित्य पर विचार करता है तो वह उसके तत्कालीन परिस्थितियों पर भी विचार करता है, सभ्यता और संस्कृति पर भी विचार करता है। इसलिए आलोचना का काम उन्होंने क्या कहा, संसार में जो कुछ भी सर्वोत्तम ज्ञान और विचार है उसको क्या करना, प्रकाश में ले आना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसके आलोक में नए विचारों के उद्गम की, नए विचारों के आने की संभावनाओं पर भी क्या करना, प्रकाश डालना। ठीक है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैथ्यू आर्नोल्ड आलोचना में दार्शनिकता के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि आलोचना आलोचना की तरह होनी चाहिए, उसमें दर्शन जैसी गूढ़ता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उसमें दार्शनिक गूढ़ता आएगी तो आलोचना क्या हो जाएगी, अमूर्त हो जाएगी, उसमें बहुत रुचि नहीं आ सकेगी, ठीक है ना। इस प्रकार वह अपने उद्देश्य से भटक जाएगी, ठीक है। तात्पर्य यह है कि मैथ्यू आर्नोल्ड आलोचना को एक साधन के रूप में देखते हैं जिससे मानव जीवन अधिक स्वस्थ, सार्थक और सुंदर हो सके, मानव जीवन को सुंदर बनाया जा सके। यही उनकी मान्यता है काव्य के संबंध में भी और आलोचना के संबंध में भी, कि वह काव्य जो जीवन को सुंदर बनाए, जो जीवन को समग्रता में देखे, वह महान काव्य होगा, और वह आलोचना जो जीवन को ऊपर उठाए, जीवन की समग्रता की व्याख्या कर सके, ठीक है ना। और जीवन की समग्रता की व्याख्या आलोचना कैसे करेगी, जब काव्य में वो तत्व विराजमान होंगे, काव्य में वो तत्व विद्यमान होंगे, उसी की व्याख्या और उसका विश्लेषण आलोचना कर सकेगी। ये मान्यताएं थी मैथ्यू आर्नोल्ड की काव्य और आलोचना के संबंध में। आगे बात समझ में स्पष्ट है, समझ में आ गया, ठीक है।